गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज आप जान पाएंगे इस सेशन में कि अभी हाल ही में जो है सीबीआई के उप महानिरीक्षक कौन चुने गए हैं, और साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे कि यूनेस्को के द्वारा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी शामिल कर लिया गया है 42वां भारतीय स्थल कौन सा है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो के लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हम लेते हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होता है करेक्ट ऑप्शंस को। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और फिलहाल हम करने वाले हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो अभी हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर के दिन अभी हमने हाल ही में विश्व बांस दिवस मनाया है। क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बांस से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उस क्षेत्र का विकास हो सके और उनको आर्थिक सहायता दिया जा सके, इसलिए जो है विश्व बांस दिवस को मनाया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भी 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो शांति निकेतन जो है अभी हाल ही में भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। शांति निकेतन के बारे में मैंने कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया है? तो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा भी हाल ही में नए संसद भवन बोल सकते हैं कि नए संसद भवन पे पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार फहराया गया है, तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो यशोभूमि में अभी हाल ही में जो देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन है यहाँ पर लगाई गई है। कहाँ पर? यशोभूमि में लगाई गई है। वहीं किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा भी हाल ही में लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत और किस देश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदारी बन गया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत का जो है सबसे बड़ा निर्यातक भागीदारी बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यवसायियों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च हुई है? तो हाल ही में अभी विश्वकर्मा पर्व के त्योहार पर अभी पीएम मोदी जी के द्वारा अभी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें 18 व्यवसायियों को शामिल किया गया है। वहीं टाइम्स 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो इन्फोसिस है, जो कि 64 रैंक लेके आई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सितंबर 2023 में किस राज्य के जल निकायों के मित्र नहीं यहाँ पे नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो उत्तर प्रदेश में अभी प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो कि राज्य में जितने भी जल निकाय हैं वहां पर नौका संचालन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एशिया कप पुरुष 2023 का किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जो है अभी 8वीं बार विश्व एशिया कप पुरुष 2023 का खिताब जो है अपने नाम किया गया है। और पहली बार कब इसको जीता गया था तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में हमने एक एक क्वेश्चंस को, एक एक पॉइंट को हमने कल की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है क्विक रिवीजन एंड अब करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट, जो कि है 21 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आप लोगों के सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो अभी हाल ही में जो है पीएम मोदी जी के द्वारा गणेश चतुर्थी के दिवस पर बोल सकते हैं कि पर अभी जो नया संसद भवन हमारा जो बनके तैयार हो गया है उसका जो उसमें पर्टिकुलरली जो बोल सकते हैं कि काम को शुरू कर लिया गया है, वहीं पुराने संसद भवन का भी नाम दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या पुराने संसद भवन का नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा संविधान भवन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल
करेक्ट है यहाँ पे संविधान भवन जो है हम लोग कहेंगे पुराने सदन को। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन रखा गया है। वहीं यहाँ पर इस नाम को जो सुझाया गया नाम है इसको स्वीकार किया गया और पुराने नाम को जो कि पुराना हमारा संसद भवन है उसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ऐसा घोषणा कर दी गई है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि पुराने संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, इनके द्वारा भी इस बात को कहा गया है। वहीं पुराना संसद भवन जिसका शिलान्यास की बात करें तो 12 फरवरी 1921 में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि अभी करंट में बना हुआ है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में कि पुराने संसद भवन का बोल सकते हैं कि शिलान्यास जो है कब किया गया था, तो 12 फरवरी 1921 में हुआ था। वहीं अगर बात करें तो आर्किटेक्ट कौन थे, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिनका नाम है एडविन लुटियंस और सेकंड है एडविन लुटियंस है और साथ ही साथ इनके साथ है जिनका नाम है हर्बर्ट बेकर। तो इंपॉर्टेंट नेम है, अब आपको याद रखना है इन दोनों नामों को, जो कि आर्किटेक्ट है ब्रिटिश जिन्होंने अभी जो कि पुराना संसद भवन है उसका निर्माण कराया था। वहीं अब बात करेंगे यहाँ पे भारत का पुराने संसद भवन के ऊपर कि कब से कब तक बना था, तो एक बार नजर डालते हैं। तो भारत का संसद भवन जो कि 18 जनवरी 1927 और 15 अगस्त 1947 के बीच में इंपीरियल विधान परिषद की सीट थी, जो कि 15 अगस्त 1947 को और वहीं 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के संविधान सभा और सदन की सीट रही। इसके बाद जो है भारत जो है 26 जनवरी 1950 और 18 सितंबर 2023 के बीच में 73 ईयर जो है हमारे यहाँ पे पूरे हुए हैं। इसी में भारत ने द्विसदनीय सदन के क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा यानी निचले सदन और ऊपरी सदन को रखा है। इसमें इमारत को बात करें अगर ब्रिटिश आर्किटेक्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पुराने सदन जो कि हमारा पुराना बोल सकते हैं कि सदन है भवन, उसको किस आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो एडविन लुटियंस थे और दूसरे हैं इनका नाम है हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण जो है 1921 से लेकर 1927 के बीच में कराया गया था। तो इंपॉर्टेंट नेम है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ऐसा कि हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है कुलदीप द्विवेदी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो कुलदीप द्विवेदी जिनको आप इमेज में देख रहे हैं इन्हीं को जो है सीबीआई के उप महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो जरा जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो झारखंड कैडर के ये वह 2005 से बैच के आईपीएस अधिकारी हैं कुलदीप द्विवेदी, जिनको अभी हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। वहीं अभी जो है इस समय जिनका नाम है कुलदीप द्विवेदी, इनको अभी जो ये तैनात है तो किस कार्य पर तैनात है, तो ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के उप डीजीपी के पद पर अभी ये तैनात हैं, जिनको अब कार्मिक मंत्रालय यानी कि आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक पद से हटाकर 17 जनवरी 2026 तक के लिए यानी 5 सालों के लिए अब इन्हें सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में चुन लिया गया है। वहीं मुकेश सिंह को अब आईटीबीपी के महानिरीक्षक के रूप में चुन लिया गया है। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, यानी आईटीबीपी के अभी महानिरीक्षक किन्हें नियुक्त किए गए हैं, तो मुकेश सिंह हैं। वहीं अभी जो है हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में चुने गए हैं जिनका नाम है कुलदीप द्विवेदी। तो इंपॉर्टेंट है जो कि 5 साल के लिए ये रहने वाले हैं इस पद पर, तो अभी ही इस नाम को रट लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब जान लेते हैं सीबीआई के बारे में, क्योंकि सीबीआई के उप महानिरीक्षक के पद पे चुने गए हैं कुलदीप द्विवेदी जी। तो अब यहाँ पे सीबीआई की बात आई है तो सीबीआई की बात करेंगे यहाँ पे। तो सीबीआई की स्थापना की बात करें तो स्थापना वर्ष क्या रहा था, 1941 में इसको स्थापित किया गया था। इसे अप्रैल 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब नाम दिया गया, अप्रैल 1963 में। और इसको बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश कब किया गया था, तो वो 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। वहीं मुख्यालय की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और ये क्या काम करता है, तो ये क्या काम करेगा, सीबीआई जो है पूरे देश में होने वाली विभिन्न घटनाओं की जांच का काम कौन संभालती है, तो सीबीआई के द्वारा ही संभाला जाता है। वहीं सीबीआई को आदेश कौन दे सकता है, तो आदेश देने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, उच्च न्यायालय के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो याद रखिएगा
तीनों नामों को यहाँ पे कि जो आदेश दे सकता है सीबीआई को, कौन कौन है, तो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। वही सीबीआई की फुल फॉर्म तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। सो आप लोगों को कोई भी डाउट लेके नहीं जाना है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस, जो कि है थर्ड। हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो अभी किस देश ने जो है 12 सुखोई को जो कि खरीदने वाला है, जो कि पूरा नाम है इसका Su-30 MKI, तो ये खरीदने वाला है भारत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो भारत जो है अभी हाल ही में 12 सुखोई Su-30 MKI को खरीदने जा रहा है। तो चलिए इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं, और आप देख सकते हैं इमेज में कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। चलिए यहाँ पे हम जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो भारतीय वायुसेना ने सुरक्षा के बेड़े में अब जो है इंक्रीजमेंट करने वाला है, जो कि हवाई क्षेत्र को ज्यादा सुरक्षित और मारक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दे दी है। वहीं इन सभी विमानों को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL लिमिटेड के द्वारा बनवाया जाएगा, जो कि रक्षा अधिकारियों ने बताया है। इसके अंतर्गत जो है 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना में विमान और संबंधित ग्राउंड सिस्टम शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है उन 12 विमानों की जगह लेगा, जो कि पिछले कई सालों में हादसों का शिकार बने हैं। वहीं यह जो है मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। यानी कि ये क्या कर सकता है, एयर टू एयर और स्पेस या फिर ग्राउंड टू एयर भी ये क्या करता है, ये युद्ध करने में महारत हासिल है इसे। तो याद रखिएगा अभी भारत जो है अभी HAL जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ ही अभी 12 विमानों को खरीदने जा रही है, जो कि है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, जो कि 12 विमानों की जगह लेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पीछे बताना भूल गई हेल के बारे में। तो हेल की फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 22 दिसंबर को। कब किया गया था, 22 दिसंबर 1940 को। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 19, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ। तो 1940 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे आप लोग, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है इस समय, तो KB अनंत कृष्णन है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड अब बात करेंगे यहाँ पे जो कि फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? यानी कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को अभी शुरू किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी उड़ीसा के द्वारा। तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए जो है अभी नाश्ता मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की गई है। तो इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को बात करेंगे यहाँ पे। तो CM KCR के द्वारा जो है 24 अक्टूबर को राज्य भर में सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों यानी कि 1 से लेकर 10 तक में पढ़ने वाले जितने भी छात्र होंगे उनको चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को शुरू किया गया है। पर्टिकुलरली इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है जो कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ अच्छा पौष्टिक भोजन दिया जाए। यानी कि इंपॉर्टेंट है कि जो विद्यार्थी होते हैं स्कूल में पढ़ने आ सके, ताकि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अच्छा पौष्टिक भोजन भी मिले। और वहीं इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार जो है 400 करोड़ रुपए की लागत से इसके ऊपर खर्च करने वाली है, इस योजना के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम कहाँ से जुड़ी हुई है और किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। हाल ही में किस एयरलाइन ने अभी 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी एयर इंडिया के द्वारा। तो एयर इंडिया ने अभी हाल ही में जो है 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया है। तो भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक है, जो कि है
एयर इंडिया इसने अभी प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है केवल। वहीं विशेष रूप से सम्मान के मुद्दों के प्रबंधन और छुटी हुई उड़ानों से निपटने के लिए इस प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की गई है। वहीं जिन हवाई अड्डों पर इन सेवा आवासन अधिकारियों को तैनात किया जाएगा वहां पे, ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना हो। वहीं ये जो 16 बोल सकते हैं कि जो चुने गए हैं, बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है कहाँ कहाँ पे लागू किया जाएगा, तो ये है अहमदाबाद, बेंगलुरु, कालीकट, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, वाराणसी और विशाखापट्टनम। तो ये पर्टिकुलरली इस पे जगह है जहां जहां पे ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट अभिनंदन को यहाँ पर लागू करेगा। तो ये कवर करते हुए जो है व्यापक रूप से भौगोलिक विस्तार को कवर करते रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पे एयर इंडिया के द्वारा अभी प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की गई है। तो यात्री को जो है व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो तो उसका निपटान करना है, और पर्टिकुलरली उस परेशानी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट अभिनंदन। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल यानी 42वां भारतीय स्थल कौन सा बना है? तो होयसाल मंदिर। तो होयसाल मंदिर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जहां जो कि इमेज में आप देख रहे हैं ये वो मंदिर है जिसका नाम है होयसाल मंदिर। इसी को ही जो है अभी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी शामिल कर लिया गया है, और ये भारत का जो है 42वां भारतीय स्थल बन गया है। तो चलिए इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं यहाँ पे। तो कर्नाटक में बेलूर यानी हेलबेड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसला मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शिक्षक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। ओके, यहाँ यह जो है भारत के बोल सकते हैं कि 42वें यानी कि 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को चिन्हित करेगा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी यह प्रतिष्ठित मान्यता मिलने के ठीक एक दिन बाद आया है। यानी कि कल को जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का जो बोल सकते हैं कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया, तो 41वें के रूप में शांति निकेतन को अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि शामिल कर लिया गया है, और आज जो है 42वां और जो कि है कर्नाटक में है, जो मंदिर है होयसाला मंदिर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व धरोहर के रूप में विचार के लिए भारत ने नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया था, और इसको अब जो है यूनेस्को के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की विश्व धरोहर जो है क्या है। तो विश्व धरोहर स्थल जो कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक या फिर मिश्रित हो सकती है, और इस सांस्कृतिक स्थलों में प्राचीन खंडहर, ऐतिहासिक स्मारक या फिर धार्मिक इमारतें जैसी चीजों को शामिल करता है। साथ ही प्राकृतिक स्थलों की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपका वन जीवीय शरण या फिर भूमि वैज्ञानिक संरचना जैसी चीजें शामिल की जाती हैं। साथ ही इसमें मिश्रित स्थलों की बात करूं इसमें, तो इसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों को ही महत्व दिया जाता है। जैसे कि सांस्कृतिक परिदृश्य होता है या फिर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों के रूप में एक राष्ट्रीय उद्यान को शामिल करके बनाया जाता है। तो विश्व धरोहर में सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो या फिर मिश्रित हो, तो इन तीनों को ही शामिल कर लिया जाता है विश्व धरोहर स्थल में। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में दुनिया भर में कितने देशों में, तो अभी जो है वर्तमान समय की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है 166 देशों में 1172 विश्व धरोहर स्थल हैं, जो कि कुछ सबसे प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थलों में से हैं, जैसे कि चीन का महान दीवार, ताजमहल, या फिर आप बोल सकते हैं इसे ग्रैंड कैनियन या फिर ग्रेट बैरियर रीफ शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है 166 देशों में 1172 विश्व धरोहर स्थल है पूरी दुनिया में मिला के। और जो इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोगों को बता दिया अभी, कर्नाटक के बेलूर यानी कि हेलबीड और सोमनाथनपुर के प्रसिद्ध होयसाला मंदिर को संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षण, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है।
अगर बात करें कि विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध होने के लिए क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है और प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही साथ विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत कानूनी संरक्षण दिया जाता है इसे, और विश्व धरोहर कोष से धन को तक पहुंचाया जाता है, जो भी पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि जिसे इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है उस हेरिटेज को। वहीं पर्यटन राजस्व में भी वृद्धि होता है। तो इंपॉर्टेंट तो ये वाली लाइन भी है और बाकी सारे आपके पॉइंट्स है, तो याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राज्य निकाय को निष्कासित किया है? तो अभी भारत सरकार के द्वारा जो है वरिष्ठ राज्य निकाय को निष्कासित किया है, वो कौन है? तो कनाडा देश है। तो कनाडा देश के जो है वरिष्ठ राज्य निकाय हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है। क्यों किया है? तो जिसको आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इसका नाम है, जो कि खालिस्तानी नेता है, इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जिसको जो है अभी हाल ही में हत्या कर दिया है, और हत्या करने पे बोला गया है कि भारत सरकार के द्वारा इसकी हत्या कराई गई है, जो कि एक बोल सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा अभी इस बात को खारिज कर दिया गया है और इसकी निंदा की गई है कि भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है जो खालिस्तानी नेता है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई गई है। तो जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये हैं कनाडा के राष्ट्रपति, जिनका नाम है ट्रूडो। आप लोगों को पूरा नाम बताना होगा यहाँ पे। इनका पूरा नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो। तो याद रखेंगे जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भी बोला गया है। तो यहाँ पे जो है दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी बोल सकते हैं कि गुत्थम गुत्था हो चुकी है। तो अभी ये भारत सरकार के द्वारा बोल दिया गया है कि जो देश के वरिष्ठ राज्य निकाय को अपने देश से हटाने की बात कही गई है। साथ ही अब बात करेंगे 8 क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसे फ्रांस का अभी बोल सकते हैं कि सेवियर डी आई ऑर्डर डेड आर्ट्स लेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राहुल मिश्रा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है राहुल मिश्रा। इन्हीं को ही अभी सेवियर डी आई ऑर्डर डे आर्ट्स लेटर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो कि क्यों गया है? क्योंकि दूरदर्शी भारतीय डिजाइनर जिनका नाम है राहुल मिश्रा, इनको फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेविलियर डे ऑर्डर डेस आर्ट्स एंड डे लेटर्स, यानी कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में भारत पर की अभी जो है G20 अध्यक्षता के तहत जो है पीपल्स G20 ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो इनका नाम है अपूर्व चंद्र। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है अपूर्व चंद्र। इनके द्वारा ही अभी भारत के पास जो है G20 की अध्यक्षता थी, तो इसी के ऊपर ई पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पीपल्स G20। इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझेंगे। G20 की अध्यक्षता की यात्रा जो है राजधानी दिल्ली में पीपल्स G20 ई पुस्तक का अभी जो है हाल ही में लोकार्पण हुआ है, जिनका नाम है, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं, इनका नाम है अपूर्व चंद्रा। इनके द्वारा ही लोकार्पण किया गया है ई पुस्तक, जो कि है पीपल्स G20। ये जो है 3 खंडों में इसको बांटा गया है, और इस पुस्तक में क्या लिखा गया है कि जो भारत के पास G20 की अध्यक्षता थी, इसकी पूरी यात्रा को इसमें प्रस्तुत किया गया है। और इसमें पहला खंड बताया गया है जो कि नई दिल्ली में 9 से लेकर 10 सितंबर के दौरान जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, तो यहाँ पे जितने भी अभी G20 के शिखर सम्मेलन है उन सभी को इसमें ऐड किया गया है, जिसमें जो है G20 की संरचना, कामकाज को शामिल किया गया है, और समूह के द्वारा भारत की अध्यक्षता के तहत की गई पहल पर भी विस्तार से बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, पीपल्स G20 पुस्तक जो है किसके बारे में लिखी गई है, यानी कि जो भारत है, भारत ने अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता की है, तो पूरी यात्रा का इसमें विवरण दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा G20 को। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 10। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अभी जो है ट्रांसजेंडरों के लिए भी अभी OPD को डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली। तो दिल्ली में भी हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए भी OPD को पहली बार समर्पित किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो समावेशित और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच की दिशा में एक कदम के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट
विभाग का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में जो है RML यानी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर अजय शुक्ला ने किया है, जिन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के महत्व पर विशेष जोर दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में भी एशिया कप पुरुष 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है और आपको पता ही है किसने जीता है। तो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था, तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, यानी कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।